अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का अगला हिस्सा। वो बेखबर आराम से ब्लैंकेट में सो रही थी। इसके चेहरे पर ज़माने भर का इस कदर सुकून और इत्मीनान था जैसे ज़िंदगी की सारी थकन उतर गई हो। दिल पर जो एक भारी सील थी वो हट गई हो। इन सब आंखों में जो एक ठाठे मारते समंदर था वो थम गया। दिल और दिमाग में जो भी गुबार था वो सब कल इस बीती रात में धुल गया था। इस मासूम चेहरे पर किसी किस्म की कोई अजियत, कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि शायद वो बंद सब्ज़ आंखें कोई खूबसूरत हसीन ख्वाब देख रही थी, जिसकी वजह से इन गुलाबी पंखड़ी लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट खिल रही थी। ज़रमील ये सब गौर देखता इसके पास ही बैठा था। वो इस कदर गहरी नींद में थी कि ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो इसके बहुत करीब बैकग्राउंड से टेक लगाए एकटक इसे ही देख रहा था। इसके खूबसूरत चेहरे पर बालों की कुछ छोटी छोटी बिखरी लटों पर अपनी उंगलियां फेरने लगा था और इसी स्नाम में इसका मोबाइल बजने लगा। ज़रमील ने चेहरा घुमाकर साइड टेबल पर पड़े मोबाइल को देखा। स्क्रीन पर सिमरन कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो होले से मुस्कुरा दी और एक गहरी सांस खींचते हुए मोबाइल टेप उठाए यस का बटन प्रेस करके कान से लगा लिया था। अस्सलाम वालेकुम। सिमरन ने अदब से सलाम किया था। वालेकुम सलाम। ज़रमील साले कहाँ है? मुझे इससे बात करनी है। कब से मैं इसका मोबाइल ट्राई कर रही हूँ मगर मुसलसल ऑफ ही जा रहा है। पूरी रात मैं इसके लिए परेशान रही हूँ, जागती रही हूँ इसके लिए। लबो लहजे में हद दर्जा फिक्रमंदी के आसार वाज़ेह झलक रहे थे, जिस पर वो मुस्कुराया। फिर तो तुम्हारी परेशानी और रात भर का जागना बेकार गया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अब इसका मतलब तो तुम्हें तुम्हारी नंद साहिबा ही बताएंगी। फिलहाल तो वो इस वक्त बहुत गहरी नींद में सो रही है। जुबानी लबो लहजे में बोलते हुए इसने ज़ाले को अपनी नज़रों के हिसार में रखा था। ज़रमील तुम जाने क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बस मेरी ज़ाले से बात करवाओ। वो रात को रो रही थी और फिर मैंने भी तो इसे डांट दिया था। मैं ज़ाले से बात करना चाहती हूँ। यार बिल्कुल करवा देता, लेकिन वो वाकई बहुत गहरी नींद सो रही है। लगता है मुहतरमा 2 साल की नींद पूरी कर रही हैं। तुम सच बोल रहे हो ना? वो सो रही है। समर बेयकीन बेयकीनी कैफियत में थी। अब यकीन करने की दूसरी वजह क्या है वो बताओ मुझे, ताकि इसी तरह समझा दो तुम्हें। वो जानता था सिमरन की परेशानी को। ज़ाले को वो बहुत चाहती थी। इसकी आंखों में मामूली सा आंसू भी नहीं देख सकती थी। यही वजह थी कि वो रात रोई भी थी। इसके लिए सिमरन को फिक्र हो गई थी। चलो फिर ठीक है, इसे सोने दो। मैं थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन कर लूँगी। कुछ पल खामोश रहने के बाद धीरे से ज़रमील को पुकारा था। ज़ाले चुप हो गई थी ना? वो रात को बहुत रोई हुई होगी। पता नहीं इसने पेट भर के खाना खाया भी है कि नहीं। इसकी फ़िक्र पर ज़रमील होले से मुस्कुरा दिया था। हाँ, वो चुप हो गई थी और मैंने इसे थोड़ा सा खाना खिला दिया था। सिमरन, ज़ाले मेरी बीवी है। जो कुछ हमारे बीच रहा मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर ज़ाले को मना लेना चाहता हूँ। इसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। मगर ज़रमील, वो तुमसे बहुत नाराज़ है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी बेवकूफ़ है अक्ल से पैदल। तुम मेरी नंद की बुराई कर रहे हो, वो भी मुझसे। मगर एक बात याद रखना, ज़ाले मेरी नंद ही नहीं, मेरी बहन, बेटी, दोस्त, मेरी जान है। बहुत अजीज़ है मुझे ज़ाले, बहुत चाहती हूँ मैं इसको। अगर ज़ाले को तुमने कुछ कहा तो तुम्हारे कान खींच सकती हूँ। ज़मीर का बिला इरादा ही ज़ोरदार कहका गूंजा था। ज़ाले की आंख इस कहके पर ही खुली थी। नहायत हैरानी से इसे देखने लगी। लो, जाग गई तुम्हारी नंद। अगर रात में मैंने इसके साथ कोई जुल्म या ज्यादती की हो तो खुद से पूछ लो। इसने मोबाइल ज़ाले को थमा दिया। वो नासमझी कैफियत के ज़ेर असर ज़रमील को तक रही थी। सिमरन का फ़ोन है, बात करना चाहती है तुमसे, तसल्ली करना चाहती है कहीं रात में मैंने तुम्हें कहीं से तोड़ फोड़ तो नहीं दिया। ज़रमील ने इसकी सब आंखों में झांका था। ज़ाले उठना चाहती थी मगर ज़रमील ने ऐसे होने नहीं दिया। इशारे से सिमरन से बात करने का कहा था। इसने मोबाइल कान से लगाया। हेलो। इस कदर सर्दी की ठंड महसूस करते हुए इसकी आवाज़ लड़खड़ा के रह गई थी। हेलो ज़ाले, गुड़िया कैसी हो जानू? ठीक हूँ। नहाई दबी दबी आवाज़ निकली थी, क्योंकि बिल्कुल पास बैठा ज़रमील इसकी उलझी बिखरी जुल्फों में उंगलियां फेंक रहा था। इसकी इस इशारत पर ज़ाले से बोला ही नहीं जा रहा था। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे पसलियों की मजबूत दीवारें तोड़ के अभी बाहर आ जाएगा। नाराज़ होना नहीं तो वो पीछे खिसकना चाहती थी, मगर ज़रमील ने इसके गिर हिसार का बंद बांध दिया था। रास्ते मफकूद कर दिए थे। मोबाइल इसके हाथ से छूटते छूटते बचा था। पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। इस कदर ठंड में भी इसकी पेशानी पर चंद मोती उभरे थे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर चंदा मैं भी क्या करती, मजबूर थी। मगर मुझे ये भी तसल्ली थी कि तुम ज़रमील के साथ हो, महफूज हो। जी। कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। अच्छा, कराची से फ़ोन आया था, यहाँ के हालात की खबर उन्हें मिल गई थी। वो सब परेशान हो गए थे, मगर मैंने उन्हें समझा दिया था। तुम्हारा पूछ रही थी मामा, मैंने कह दिया कि वो सो गई है। अच्छा खैर, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। ओके। अब वाकई आ रही है ना? इसका दिल खुश होने लगा था। हाँ, मैं आ रही हूँ, बल्कि अभी निकल रही हूँ। नाश्ता हम सब एक साथ ही करेंगे। ओके, मैं जल्दी से तैयार होती हूँ। मज़ीद इससे कोई बात नहीं की जा रही थी। मुझे ज़रमील था जिसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। इसने मोबाइल ऑफ करके वहीं साइड पर रखा और इसके अपने गेट से मजबूत आहनी बाजू हटाने चाहे थे। ज़रमील हटे। सिमरन भाभी आ रही है, मैं फ्रेश होकर आऊँगी। नहीं, अभी नहीं। वो मज़ीद कुछ इसकी सुने और अपनी बोले बगैर एक झटके से इसे खुद से करीब करके इसके सुंदर चेहरे पर झुकता चला गया। इसके फरार के सारे रास्ते मसदूद हो गए थे। वो इसके मजबूत हिसार में बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। इसे तो खुद पर हैरत थी कि वह अपना दिफा क्यों नहीं कर पा रही, इसकी मोहब्बत के आगे क्यों हार गई थी। कहाँ जा सोई थी इसकी सारी नाराज़गी। इस
उसका गुस्सा जो ज़रमील पर था, मगर ज़रमील का ये नया अंदाज़ देखकर तो वो दंग ही रह गई थी। इसकी जुनूनी मोहब्बत की एक झलक तो वो रात ही देख चुकी थी। वो अपने बचाव के लिए कितना एहतजाज करती, कितना बचाव करती, इसकी मज़ाहमत बेकार गई थी। ज़रमील ने इसे अपने अंदर समो के इसे कैद कर लिया था। वो बेबस होकर रह गई थी। आरफीन सिमरन कमरे से निकली। आरफीन रेहान शेख के साथ बैठा टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। वो वहीं चली आई थी। जी सिमरन भाभी बोलिए। इसने टीवी पर से नज़र हटा के सिमरन को देखा था। आरफीन ज़ाले को भी जाकर लेके आना है। सिमरन भाभी अभी तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि रात भर बर्फबारी खूब हुई है, जिसकी वजह से बर्फ़ का एक भारी तोदा सड़क के बिल्कुल बीच गिरा है। इसलिए जो रास्ते खुले थे वो भी ब्लॉक हो गए। देखिए ये सब न्यूज़ पर बता रहे हैं। सिमरन वहाँ आकर सिंगल सोफे पर बैठ गई और न्यूज़ देखने लगी। न्यूज़ पर सब दिखा रहे थे। हालात वाकई बहुत गंभीर हो गए थे। सिमरन को फिक्रमंदी ने घेर लिया। इसने ज़ाले से वादा कर लिया था कि वो इसे लेने आ रही है, साथ नाश्ता करेंगे। बेटा आप परेशान क्यों हो रही हैं? ज़ाले तो महफूज है ना, और फिर वो किसी और के साथ नहीं, अपने हस्बैंड के साथ है। रेहान शेख ने इसके चेहरे की परेशानी भांप ली थी। जी अंकल। वो फिर कुछ नहीं बोली थी और फिर कहती भी क्या, इन्हें कहना भी जायज़ था। ज़ाले अपने शोहर के साथ थी, मगर इन दोनों के माबैन ये रिश्ता किस नौयत का था? दोनों के दरमियान एक सर्द जंग चल रही थी। इनके बीच एक वसी दीवार जो खड़ी थी, इन सब से रेहान शेख नावाकिफ़ थे। इसका पुरसोच चेहरा आरफीन ने बगौर देखा था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो क्या सोच रही थी। सिमरन भाभी परेशान मत हो, ज़ाले बिल्कुल ठीक है। रेहान शेख का फ़ोन आ गया तो वो वहाँ से उठ गए तो आरफीन ने आहिस्तगी से कहा, आरफीन मुझे पता है वो पूरी रात जागी होगी, सिर्फ रोती रही होगी। तुम जानते तो हो कि इसके और ज़रमील के दरमियान की जंग को। भाई अब ज़ाले को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ ज़रमील ज़रूर पुरसकून होगा। इसने बात को मजाक का रूप दिया था। सिमरन इसकी बात का मतलब समझ गई थी। ये तो तुम खुद इससे ही पूछना कि वो कितना पुरसकून रहा होगा, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि ज़ाले ने खुद अपने साथ साथ ज़रमील कभी लम्हा अज़ाब कर में कर दिया होगा। चलें जब वो रूबरू होंगे तो देख लेंगे। और अब एक बात बताऊँ कि ज़रमील ने ना सिर्फ ज़ाले को हैंडल कर लिया होगा, बल्कि रोने भी नहीं दिया होगा। इसलिए आप फिक्र मत करें। तुम तो इतने मसरूफ़ इस तरह बोले जैसे ज़रमील ने मोबाइल पर तुम्हें बताया होगा। मेरी प्यारी भोली भाली सी भाभी जान, ज़रमील को अपने दरमियान मोबाइल जैसी बेजान छोटी सी शय सबसे बड़ी दुश्मन लग रही होगी। इसके लबों पर धीमी सी शरारत भरी मुस्कुराहट खेल रही थी, जो सिमरन को तो बिल्कुल समझ नहीं आई। मतलब ओफ़ो, अब मतलब वगैरह छोड़ें, मुझे भूख लग रही है। क्या आज नाश्ते का एहतमाम नहीं है? ज़ाले के चक्कर में तो आप हमें भी भूखा मार रही हैं। सॉरी मैं अभी बनाती हूँ, बल्कि तुम यूँ करो ज़ाले या ज़रमील को फ़ोन करो, उन्हें बता दो कि आज भी अभी तक रास्ते ब्लॉक हैं। जैसे ही रास्ते निकलते हम फ़ौरन लेने आ जाएंगे। वो हमारा इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि मैंने आने का बोल दिया था। वो कहकर उठ खड़ी हो गई थी। ओके बाबा आप किचन में जाएं, नाश्ता बनाएं, मैं फ़ोन करता हूँ। सिमरन को जब इत्मीनान हो गया कि आरफीन ने अपना मोबाइल उठा लिया है, तो वहाँ से किचन की सिमत बढ़ गई। आरफीन ने जाती हुई सिमरन को एक नज़र देखा और मोबाइल वापस रख दिया। सिमरन भाभी बिना प्राइवेसी भी नहीं समझती हैं। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा के हल्के से मुस्कुरा दिया था और फिर दोबारा से टीवी की जाने मुतवज्जो हो गया। मज़ा आ गया भाई। रेहान शेख ने खूब सैर होकर नाश्ता किया। लड़कियों ने घर में ही कबाब, पराठा और मीठा हलवा बना लिया था। बहुत मज़े के बनाए आपने कबाब सिमरन भाभी। जी नहीं, इसका सारा क्रेडिट आपकी मिसेस मकसूम को जाता है, इसलिए इस तारीफ़ की असल हकदार मकसूम है। सिमरन ने अपनी प्लेट आगे खिसका दी थी। अच्छा तो आप पहले बताना चाहिए था, ये कमाल हमारी ज़ौजा मोहतरमा मकसूम का है, तो मैं ठीक तरह तारीफ़ करता है। इसने सर को झुकाए मकसूम को देखा। तो अभी किसने पाबंदी लगाई? आप तारीफ़ कर सकते हैं। हिरा ने मुस्कुराते हुए कबाब को एक बाइट केचप लगाकर मुँह में डाला। बिल्कुल करेंगे, हमारी मिसेस तो जो बनाए सब लजीज होता है, बल्कि हम तो खराज तहसीन बख्शने के मूड में हैं। आरफीन भाई अगर इस वक्त ज़ाले यहाँ होती तो ज़रूर आप पर कमेंट्स पास करती। वो नहीं है तो क्या हुआ, इसने अपने चेले तो यहाँ छोड़े हुए हैं जो इस तक सारी खबर रसाई कर देंगे। हिरा इसका इशारा अच्छी तरह समझ गई थी। अगर आप मुझे अकेला समझ के घेरने के मूड में हैं तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं भी आपके लिए अकेली काफ़ी हूँ। मुकाबला बराबर का होगा। हाँ तो ज़ाहिर सी बात है ज़ाले की सोबत का असर तो आएगा ना। वो होले से हंस दिया। करें आप खूब अच्छी तरह करें, अभी फुल आज़ादी है। आने दे ज़ाले को। एक एक बात मर्च मसाला लगाकर बताऊंगी मैं आपकी शिकायत। इसका मतलब है अपनी बेगम को तो तुम दोनों के खिलाफ तैयार करना पड़ेगा। आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, मगर मकसूम भाभी आपका साथ देने वाली नहीं है, वो हमारी ही साइड लेंगी। इसने मुस्कुराते हुए इसको चिढ़ाया। ये बात है तो फिर ठीक है, मगर मेरी भी सुन लो, मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ। जीत इंशाल्लाह मेरा ही मुकद्दर बनेगी। ये बात आरफीन ने मकसूम को बगौर देखते हुए कही थी। मकसूम ने नहायत चौंक कर आरफीन को देखा था। इसके चेहरे पर कल रात की बात का मामूली सा भी शायबा तक ना था। वो इस तरह मस्ती मजाक के मूड में था जैसे हर रोज़ मामूल की तरह रहता था, मगर इस वक्त इस कही गई बात का वो क्या मतलब, गर्दानती मजाक या फिर तंज। वो इसके चेहरे पर कुछ ढूंढने ही की कोशिश कर रही थी कि जल्दी ही एहसास हुआ कि मुकाबिल की आंखों में शौक से रंग झिलमिलाने लगे हैं। इसने अपनी स्याह आंखें खुद ही झुका लीं, वरना शायद इसका मूड नहीं था कि वो इसके चेहरे से अपनी निगाहें हटाता। इन सब के बरक्स हिरा अपनी ही बोल रही थी कि अचानक से वानी के कहने पर मकसूम ने अपनी झुकी स्याह निगाहें फिर से उठाई थी। आरफीन भाई ये कपड़ा कैसा आपने हाथ पर बांधा है, और ये देखिए इसमें से खून भी निकल रहा है। वानी के कहने पर सब ने ही आरफीन का हाथ देखा था। अरे हाँ आरफीन ये क्या हुआ है, कहाँ से लगा ली तुमने ये चोट, मुझे दिखाओ ज़रा। सिमरन भाभी ने अपनी गोद में बैठी रज़ा को हिरा को दी और इसके पास चली आई। इसका हाथ थामा और हाथ पर बंधा कपड़ा हटा दिया जो खून से भीगने लगा था। ओ माय गॉड आरफीन भाई ये तो बहुत गहरा ज़ख्म है, कैसी लगी आपको? हिरा भी वहीं चली आई थी, परेशान हो गई थी। आरफीन बेटा बताओ ना कैसी लगी आपको ये चोट? रेहान शेख फिक्रमंदी से बोले। अरे यार कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आरफीन ने सबकी फ़िक्र को दिल से महसूस किया था। किस कदर मोहब्बत करते थे वो सब इससे। हिरा के तो बाकायदा आंखों में आंसू ही आ गए थे।
आप इसे मामूली कहते हैं, गहरा कितना गहरा जख्म आया आपको। वो हाँसी सी होने लगी। आरफीन अपनी चेयर से खड़ा हुआ और हुरैरा को खुद से लगा लिया था। गुड़िया ज़्यादा नहीं लगी है। यही बेलौस मोहब्बतें ही तो थी जिनकी मजबूत डोर से वो सब किसी लड़ी की तरह एक दूसरे से बंधे हुए थे, और इन बेलौस बेपनाह मोहब्बतों की कदर करता था। मकसूम तो हैरत से इन लोगों को देख रही थी, किस कदर मोहब्बत से इन सब में आपस में, शायद इसी को प्यार कहते हैं। तुम इधर बैठो। सिमरन ने आरफीन को वापस चेयर पर बिठाया था। वानी बेटा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? रेहान शेख ने वानी को देखा। बाबा मैं भी लेकर आती हूँ। इसने बैसाखी संभाली और अपने बेडरूम से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई। लाओ मुझे दो। सिमरन ने पहले डिटॉल निकाला और नूरी एक छोटे बाउल में पानी लेकर आई। आरफीन का जख्म जल्दी जल्दी साफ किया, फिर मरहम वगैरह लगाकर इसके हाथ की ड्रेसिंग कर दी थी। हद होती है लापरवाही की भी। सिमरन ने आरफीन को घूरा था, साथ अच्छी तरह डांट भी पिला दी थी। मकसूम तुम्हें तो पता होगा, तुमने भी इसके हाथ पर कोई ट्यूब पाउडर वगैरह नहीं लगाया। अब इनका रुख मकसूम की सिम था। जी वो बुरी तरह घबरा के रह गई, जबान अलग लड़खड़ा रही थी। आरफीन ने जल्दी से बात को संभाला। नहीं सिमरन भाभी, मकसूम को नहीं मालूम, मेरे ये जख्म अभी कुछ देर पहले ही लगा है। इसने मकसूम को साफ बचा लिया था। एनीवेज अब तुम आराम करो और हाथ को लटकाना बिल्कुल नहीं, वरना दर्द होगा। आप लोगों की मोहब्बत ही ऐसी है कि किसी दर्द का एहसास नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस वक्त होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जाले यहाँ मौजूद होती तो आपके सर में भी दर्द कर देती। हेरा ने चिढ़कर कहा, जिसको वो सब समझकर हल्के से हंस दिया। हेरा ठीक ही बोल रही थी, अगर जाले यहाँ होती तो वो घर सर पर ही उठा लेती, क्योंकि जितनी इन लोगों में लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे की टांग खींचते थे, फिर मोहब्बत भी ऐसे ही करते थे। अरशद और आरफीन में वो कोई फ़र्क ही नहीं करती थी। आरफीन की कोई बहन नहीं थी, मगर जाले और हेरा को बिल्कुल सगी बहनों की तरह चाहता था। इन लोगों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता, और जाले तो वैसे भी मोहब्बतों के मामले में बहुत खुशकिस्मत थी कि घर का हर फर्द का प्यार इसे मिला। घर भर की लाडली थी, इसलिए तो सब ने इसको घर में हमेशा रखने के लिए जरमील से ज़बरदस्ती निकाह कर दिया था, ताकि वो ज़िंदगी भर सबकी आंखों से ओझल ना हो। जरमील इसे संभाल लेगा, मना लेगा, इसका यकीन था। जो करवाहट इनके दिल दिमाग में घुल गई थी वो सब दूर हो जाएगी। शाम के 6 बज रहे थे। वो कमरे में अकेली सोफे पर बैठी टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। बाहर के हालात अभी तक ठीक नहीं हुए थे, कोई शय अपने मामूल के मुताबिक नहीं चल रही थी। जरमील कुछ देर पहले ही बाहर गया था, शायद हालात का जायज़ा लेने। कल से अब तक वो इसके साथ कमरे में थी। वो जिसके साय से भी भाग रही थी, किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मुश्किल घड़ी में इसके रहमो करम पर पटक दिया था। वो जिस जरमील को जानती थी, वो एक अखड़ बददिमाग, हद दर्जा गुस्से वाला बदज़ोक इंसान था, मगर ये जरमील जिसे वो कल से अपने बेहद करीब देख रही थी, वो बिल्कुल अलग था। अपने पुराने वाले जरमील की इसमें एक भी आदत नहीं थी जिससे वो नाला रहती थी, मगर जरमील ऐसा होगा, इस कदर बदलाव आएगा इन 2 सालों में, ये तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। इस कदर जुनूनी मोहब्बत और चाहत देने वाला, इतना रोमांटिक कि वो इसकी बेपनाह मोहब्बत के आगे हार गई थी। इसकी नफरत बहुत छोटी लगने लगी थी। जितनी मोहब्बत इसने कल से अब तक इसे दी थी, वो खुद थकने लगी थी। मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि जरमील की मोहब्बत में हर गुजरते पल में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। जाने इसका तनतना गुस्सा झंझलाहट कहाँ सो गया था कि अगर वो गुस्सा करना भी चाहती तो जरमील ऐसा करने नहीं देता था। क्या सोचा जा रहा है मदाम? वो अपनी लामतनाई गहरी सोचों में इस कदर मुनमक थी कि ये भी एहसास नहीं हो कि कब जरमील की इसके बराबर इसके बेहद करीब आकर बैठ गया था। वो आगे खिसकना ही चाहती थी कि जरमील ने इसके शाने पर अपना मजबूत आहनी बाजू रखकर इसको अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया था। क्यों भाग रही हो मुझसे साले? अब तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है एक पल के लिए भी मैं तुम्हें खुद से अलग करूं। इसने घेरा तंग कर दिया। आप खुदारा मेरी बात तो सुनने। कमज़ोर लबो लहजे में एक इल्तिजाई गुजारिश थी। हाँ बिल्कुल सुनेंगे, आप फरमाएं। इस तरह तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। इसका इशारा इसके इशारे इसके बेहद करीब होने पर था, जिसे वो अच्छी तरह समझ गया था। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, अब बोलो। इसने मुस्कुराते हुए अपना बाजू इसके गर्द से हटाया और बगौर इसका सुर्ख गुलनार होता चेहरा देखा। हद दर्जा गोरी रंगत पर सर्दी की वजह से इसके गालों पर सुर्खी खिल रही थी। पलकों की घनी बाढ़ जैसे ना उठने का अहद कर चुकी हो। गुलाबी होंठ बिल्कुल खामोश थे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पेवस्त किए वो शायद घबरा रही थी। जरमील ने अपनी हथेली के प्याले में इसका मासूम सा चेहरा भरा और अपनी सिमत इसका रुख मोड़ा। सरमई इन सब झील जैसी आंखों में गाड़ दी। दिल में जो कुछ भी है वो सब बोल दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मगर यकीन करो मैं तहे दिलो शर्मिंदा हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें इतनी मोहब्बत और चाहत दूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी की सफ़े हस्ती से वो तकलीफ अजियत भरे तमाम लम्हात मिट जाएंगे। और फिर इसका मामूली सा सबूत भी तुम कल से अब तक देख चुकी हो। अनाबी लबों पर शरारत फिर से शरारत से भरी मुस्कुराहट थी। सरमई कांच पुरशोक का होकर इसका सुर्ख अनारी होता चेहरा देख रही थी। इसकी जुमानी बात पर वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। झिझकते हुए निगाह सुर्खसार पर सजीदा रेज होकर गई। दरवाजे पर धीरे से दस्तक होने लगी। जरमील ने भरपूर नज़र इसके चेहरे पर डाली, मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। साले अपनी बेतरतीब बेकाबू होती दिल की धड़कनों पर हाथ रखे उन्हें अतदाल पर लाने की कोशिश करने लगी। सर आपका ऑर्डर। दरवाजे पर वेटर था जो ट्रॉली खिसकाते हुए चला आया था। शाम की चाय के साथ इसने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था। वो जानता था कि जाले को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और मीठे में लबी शीरी। चलो पहले चाय पीते हैं, फिर कोई और बात होगी। जरमील ट्रॉली घसीटते हुए इसके पास लिया। जाले ने चाय का कप उठाया। अरे ये क्या? जरमील का इशारा इसकी खाली चाय पीने की तरफ था। ये पिज़्ज़ा कौन खाएगा? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर किया, वरना तो तुम तो जानती हो मुझे पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा दिल नहीं चाह रहा। होले से इनकार किया। जी नहीं, तुमने दोपहर में भी बहुत थोड़ा सा कहा था। चलो ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। इसने मुस्कुराते हुए एक प्लेट उठाकर अपने लिए एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाला, फिर जाले के लिए एक प्लेट बनाई। जाले ने बहुत हैरान भरी नज़र से देखा था। सिर्फ इसकी खातिर वो पिज़्ज़ा खा रहा था, वरना वो जानती थी कि जरमील को पिज़्ज़ा सख्त नापसंद है।
वो सब किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। रेहान शेख की फरमाइश पर चिकन निहारी और चाइनीज़ राइस बना रही थी। इसने देखा कि यहाँ रात के खाने पर टेबल पर मीठे का एहतमाम लाजमी होता है, इसलिए इसने सवैयों का जर्दा बना लिया। क्योंकि रेहान शेख ने तो 2-3 और डिशेज़ खाने की और मीठे की बोल दी थी। इसने कहा कि ये बहुत है, इतना खाना बनाने क्यों ज़ाया करें, खर्चा अलग होगा। इसे मालूम था कि रेहान शेख की खुराक ज़्यादा नहीं थी, वो सिर्फ इन लोगों की वजह से बोल रहे थे। मकसूम सिमरन चाइनीज़ राइस के लिए बारीक बारीक सब्जियाँ काट रही थी कि सवैयाँ भूनती मकसूम को पुकारा था। जी सिमरन भाभी। इसने पलट कर देखा। तुमने आरफीन के हाथ की ड्रेसिंग कर दी थी? जी जी नहीं। सिमरन के यूँ अचानक पूछने पर वो बौखला के रह गई। ओफो मकसूम, आरफीन का बहुत गहरा जख्म आया है। तुम ये सारे काम छोड़ो और सबसे पहले जाकर आरफीन के हाथ की ड्रेसिंग कर दो। जाओ शाबाश। सिमरन भाभी बस ये सवैयाँ कर दूँ फिर करती हूँ। मैं जानती थी कि आरफीन इसे ड्रेसिंग नहीं करवाएगा। मैं कह रही हूँ ना कि तुम छोड़ दो, ये नूरी देख लेगी। नूरी ये सवैयाँ तुम तैयार कर दो। जी बीबी जी। नूरी फ़ौरन आगे बढ़ी थी। मकसूम मरती ना क्या ना करती कि मज़दाक वहाँ से निकलती चली गई थी। अब अकेले में इसका सामना कैसे करे? सबके सामने तो आरफीन ने ज़ाहिर नहीं होने दिया था कि वो इसे नाराज़ या बदगुमान है। मकसूम के किचन से निकलने के बाद हिरा ने रज़ा का काउंटर पर बिठाया और इसके हाथ में चॉकलेट थमा दी। जाती हुई मकसूम को नहायत गहरी नज़र से देखा था इसने और सिमरन के पास पड़ी। सिमरन भाभी अपनी, ये मकसूम भाभी का मिजाज कुछ अलग नहीं है। नई नवेली दुल्हनों वाले तंदाज तो बिल्कुल नहीं है। ना ही कोई नाजो नखरा, और ना ही कोई नवेली दुल्हन तो अपने हस्बैंड के पास बैठने के बहाने ढूंढती है। मगर मैंने तो ये भी नोट किया है कि आरफीन भाई के हाथ पर लगे गहरे जख्म की फिक्र जैसे इनको होनी चाहिए, वो इन्हें बिल्कुल नहीं है। वरना क्या उन्हें सब काम वगैरह छोड़ छाड़ के उनके पास नहीं बैठना चाहिए था, मगर वो तो बिल्कुल लापरवाही बरत रही हैं। हिरा को अजीब सा शक गुजरा। नहीं, सब मैंने तो नोट नहीं किया। सिमरन ने बगौर हिरा को देखा। चले आप कीजिएगा। हिरा बुरी बात, किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। सारी सब्जियां तकरीबन कट चुकी थी जिन्हें वो पतीली में डाल रही थी। नहीं सिमरन भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। एनीवेज ये सब फजूल बातें छोड़ो, ये इनका अपना मसला। तुम रज़ा को देखो वो क्या करता है। अगर भूखा हुआ तो इसे तो डिनर बना के खिलाओ। तो मैं इतने चावल भिगो देती हूँ। वो पतीली का ढक्कन रख के चावल लिए सिंक की तरफ बढ़ गई। जी बेहतर। वो काउंटर बैठे रज़ा को गोद में लिए किचन से निकली थी। मकसूम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर कमरे में आई। अजीब सी झिझक माने थी इसके अंदाज में। किस कदर बेहस हो गई थी, इतनी भी जहमत नहीं थी कि आरफीन के हाथ का जख्म भी पूछ लेती। वो शर्मिंदा शर्मिंदा से चलती हुई आरफीन के पास आ ठहरी। आरफीन जो बेड पर लेटा आंखों पर बाजू रखे जाने वो सो रहा था या फिर जाग रहा था, इसने बगौर देखा था। आरफीन ने अपना वही हाथ आंखों पर धरा था जो जख्मी था। वो, मैं आपके हाथ की ड्रेसिंग करने आई थी। निगाह झुकाए जैसे कोई मुजरिम अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद कर लूँगा। सर लबो लहजे में कहते हुए इसने फिर से आंखों पर बाजू धर दिए थे। देखिए प्लीज़, अब मुझे आजमाइश में मत डालिए। मुझे वैसे ही शिद्दत से एहसास हो रहा है ये सब मेरी वजह से हुआ है। अच्छा बहुत खूब, तो तुम्हारे अंदर एहसास आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? लहजे में हल्की सी नमी घुली हुई थी। तुम ऐसा वैसा करने की इजाज़त ही कब दे रही हो? ज़ुमानी अंदाज में बोलता हुए खुले से मुस्कुरा दिया। मकसूम इसकी ज़ुमानी बात का मतलब समझ के निगाहों का रुख ही फेर गई। एनीवेज मुझे इस ड्रेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आपका ज़ख्म भी तो गहरा है, ड्रेसिंग ज़रूरी है। तो मेरे ज़ख्म की फ़िक्र है? सीने पर दोनों बाजू बांध कर इसके चेहरे के नकूश देखने लगा। मुझे ही नहीं, सबको आपकी फ़िक्र, और सिमरन भाभी ने ही मुझे आपकी ड्रेसिंग के लिए भेजा है। इसका मतलब अगर सिमरन भाभी तुम्हें ना भेजती तो तुम नहीं आती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हें अपनी तुम तो खुशफहमी में भी नहीं रहने देती हो। वो फिर होले से मुस्कुराकर वापसी पर बेड पर लेट गया, बाजू आंखों पर धर लिए। मकसूम को बहुत अफसोस हुआ, इसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, फिर भी थोड़ी हिम्मत करके इसको पुकारा था। ये फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ रख दो और प्लीज़ मुझे नींद आ रही। जाते हुए लाइट ऑफ करती जाना। रात का खाना वो दोनों खा चुके थे। ज़मीन तो ब्लैंकेट सर तक ओढ़े कब का सो भी चुका था। आधे से ज़्यादा बेड इसने अपने पहाड़ जैसे वजूद से घेरा हुआ था। कमरा भी इतना कुशादा नहीं था कि वो नीचे ही सो जाती, और बिल फिर सिकुड़ समट कर नीचे लेट भी जाती तो यकीन नहीं था कि वो बर्फ़ बन जाती। कमरे में इस कदर ठंड थी कि अब इससे सोफे पर बैठा भी नहीं जा रहा था। काफ़ी देर बैठे रहने से इसका वजूद शल होने लगा था। सर्दी के मारे जिस्म में कपकपाहट सी शुरू होने लगी थी। बिलाखिर इसी फैसले पर महर लगाई कि अब वो बेड पर जाने के सिवा कोई चारा नहीं। वो आराम आराम से चलती हुई बेड के दूसरे कोने पर सिकुड़ सिमट कर लेट गई। नींद तो बहुत आ रही थी, मगर ठंड जैसी इसकी नस नस में घुस रही थी। ब्लैंकेट भी एक ही था जो ज़रमीन ने खुद पर लपेटा हुआ था। जाने और क्या क्या सोचती रहती कि एक ज़ोरदार झटके से इसकी मरमरी नाजुक कमर के गिर्द ज़रमीन ने अपना बाजू हमायल करके इसे अपने जानिब जो खींचा तो वो पूरी तरह इसके वजूद का हिस्सा बनी थी। ज़ाली इस अचानक अफ्ताद के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं थी। नहायत समी हुई नज़रों से इसे अपनी तरफ झुके इस चेहरे को तक रही थी। वो जो धीरे धीरे इसके सहमे हुए चेहरे पर उंगलियों की लम्स हो रहा था। इन सब आंखों में वो अपना उभरता अक्स बखौर देख रहा था। इन सब आंखों में वो अपने नाम का ख्वाब सजाना चाहता था। इसके सीने पर धड़कते दिल पर विराजमान होकर वो राज करना चाहता था। मत दूर रहा करो मुझसे ज़ालिम, मुझे तुम्हारी दूरी एक पल के लिए भी गवारा नहीं है। और वो फिर कैसे मज़ामत करती, वो इसके एहतजाज को खातिर में ला ही कब रहा था, और शायद इसका अपना दिल भी यही गवाही दे रहा था कि वो थक चुकी है। ज़मीन के प्यार की छाँव में रहना चाहती है, इसकी चाहत की खुशबू में रच बस जाना चाहती है, ज़िंदगी भर ज़मीन की हो जाना चाहती थी, इस पर एतबार करना चाहती थी। वो सब भूल कर इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी, मगर ये इकरार, ये इजहार वो चाह कर भी नहीं कर पा रही थी।
वानी अभी अभी नहा के निकली थी। विसाखी के सहारे चलते हुए बेड पर बैठी थी। नूरी हमा वक्त इसके साथ ही रहती। वानिया को देखकर बुरी तरह गड़बड़ के करा के रह गई। वानिया ने इसकी घबराहट शिद्दत से नोट की। सब ठीक है ना नूरी, तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गई? चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही हैं। वानिया ने शाकी नज़र से देखा था। ना नहीं तो वो वानिया बीबी, मैं तो बस यूं ही, ज़बान ना तो इसके लफ्ज़ों का साथ दे रही थी, ना हालत से ज़ाहिर हो रहा था कि सब कुछ ठीक है। सब खैरियत तो है ना? तुम्हारे घर में तो सब ठीक है? वो आप टॉवल से अपने बाल खुश कर रही थी। नूरी अपनी घबराहट को कंट्रोल करती आगे बढ़ी और इसके हाथ से टॉवल लेकर खुद इसके बाल खुश करने लगी। जी वो वानिया बेबी, सब खैरियत है। वो असल में मेरे मियाँ बीमार पड़ गया है जी, इसके बारे में सोच रही थी। अरे तो तुम चली जाओ, इसे तो तुम्हारी सदी ज़रूरत होगी। जी मैं भी यही सोच रही थी कि मिलकर आ जाऊँ। वैसे बहुत नाइंसाफ़ी हो गई तुम्हारे साथ, मगर खैर मैंने भी फैसला कर लिया है कि तुम्हें और ज़्यादा दिन यहाँ ठहरना नहीं पड़ेगा। कैसा फ़ैसला वानी बीवी? मानी ज़ाले आ गई है। सच किसके साथ? बेसाखी संभाले खड़ी हो गई। खुशी इसके रोए रोए से झलक रही थी। जरमील भाई के साथ। चलो आओ। हाँ हाँ ज़रूर। वो हिरा के साथ खुशी खुशी कमरे से निकली थी। पीछे नूरी ने अपने गिरबान से छोटा सा मोबाइल निकाला और कोई नंबर डायल करने लगी। हम ड्राइंग रूम में आई तो साले को सिमरन से लगे पाए, जो गोद में रज़क को लिए इसके बालों में आराम आराम से उंगलियां फेर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने ज़रमील को सलाम किया। वालेकुम सलाम। ज़रमील की निगाह इसकी तरफ उठी थी। कैसी हो आप? इसने खुशदिली से इसकी खैर दरियाफ्त की थी। गायबाना जान पहचान तो थी इनकी। आरफी ने बहुत कुछ बताया था इस छोटी सी प्यारी लड़की के बारे में। जी अल्लाह का शुक्र है। वो मुस्कुराती हुई ज़ाले की सिमत बढ़ी। ज़ाले ने रज़ा को गोद से उतारा और खड़े होकर इसके गले से लगी। ज़रमील ने अपने दोनों हाथ रज़ा की तरफ बढ़ाए, वो किलकारियाँ भरता हुआ इसके बाजुओं में समा गया। पूरा कमरा खुशगवार माहौल में था। अरे वानिया बेटा, आज दोपहर के खाने में क्या पका रही हैं आप लोग? भाई देखो कि कुछ स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि ज़रमील हमारे घर पहली बार आए हैं। बल्कि आप यूँ करें, मुझे एक लिस्ट बना दें, मैं मार्केट से ला दूंगा सब कुछ। अगर कुछ रेडीमेड भी मंगवाना हो तो वो भी ला दूंगा। नहीं रेहान अंकल, प्लीज़ किसी से तकल्लुफ़ मत पड़िए, बल्कि मैं तो भी निकलने भी लगा हूँ। ज़ाले की बेसाख्ता निगाह इसकी सिमत उठी थी। ज़रमील ने बगौर इन सब कांचों में देखा था। ज़ाले से पिटा के रह गई। अपनी इस बेख्तियारी निगाहों का ये तसादुम नहायत जानदार था, जो ज़रमील को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ, रेहान शेख ने पुरतकल्लुफ़ लबो लहजे में कहा था। अरे आप शर्मिंदा कर रहे हैं। इसने मुस्कुराकर रेहान शेख को देखा। बात दरअसल ये है कि अगर आपका काम ख़त्म हो गया तो एक दो दिन यहाँ भी रुक जाइए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप रेहान अंकल। क्यों ज़रमील? आरफी ने इनकी बात की तायीद करते हुए ज़रमील को देखा। बल्कि हिरा और सिमरन ने भी साथ दिया इनका। ओके, मैं आप लोगों की ख्वाहिश रद्द नहीं करूँगा। ये बोलकर अपने दिल की ख्वाहिश रद्द नहीं करेगा। ज़रमील ने हौले से झुककर सरगोशी की, जिस पर ज़रमील धीरे से मुस्कुराकर ज़ाले को देखने लगा। इन गुजरे हुए 2 दिनों में ज़ाले इसके दिल के इतने करीब आ गई थी कि अब वो एक पल भी जुदाई नामुमकिन सी लगती थी। ज़ाले वहाँ से उठकर रूम में चली आई। 2 दिन से इसने वही कपड़े पहने हुए थे। बस शिद्दत से दिल चाह रहा था कि इन कपड़ों को उतार फेंके अपने जिस्म से। इसने अपने बैग के से एक शौक से रंग का जॉर्जेट का सूट निकाला। दिल अंदर से जाने क्यों इतना खुश था कि अलग ही अंदाज में सुर अलाप रहा था। चेहरा खुशी से किसी अदबंद कली की तरह खिला हुआ था। गुलाबी होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट से आता की थी, गोया कि इन गुजरे 2 दिनों में इसकी ज़िंदगी का पूरा जोग्राफी ही बदल गया होता। वो नहाकर निकली, टॉवल से अपने बाल खुश करने लगी। सामने निगाह उठी तो 2 सुरमई आंखों ने इसे मुकम्मल अपने हिसार में कैद किया होता। ज़ाले के कदम वहीं थम से गए। दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, और इस सब की वजह सामने सिंगल सोफे पर टांग धरे सोफे की बैक से टेक लगाए ज़रमीन था। ज़रमील ने भरपूर निगाह इसके खिलते सरापे पर डाली। शोही से गुलाबी रंग के इसके सूट में इसकी हद दर्जा गोरी रंगत इसके होशरुबा हुस्न में मज़ीद इजाफा कर रही थी। ज़रमील अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके नज़दीक आ ठहरा था। 2 दिन में मेरे बेइंतहा प्यारे ने तुम्हें सरापा निखार दिया है। मेरी मोहब्बत और चाहत ने तुम्हारे जिस्म को नहीं, तुम्हारे दिल को, तुम्हारी रूह को जकड़ लिया है। मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि तुम्हारे इस दिल को मेरी आदत हो चुकी है। बोलो, मैं सच कह रहा हूँ ना? ज़रमील इसकी ठोड़ी पकड़ के इसका झुका चेहरा अपनी अंगद शहादत से ऊपर उठाए इन सब कांच आंखों में झांकने लगा। ज़ाले कुछ नहीं बोली थी, बल्कि इन गुलाबी होंठों पर एक शर्म की मुस्कुराहट आ ठहरी। अच्छा ये बताओ, तुम भी चाहती हो ना कि मैं यहाँ रुक जाऊँ? ज़ाले ने अब भी नहीं कुछ नहीं कहा, सिर्फ गनीरी पलकों की बाढ़ को रुखसार पर गिरा के इकरार कर दिया। अज़हार का ये अंदाज़ दिल लूट लेने वाला था, मगर ज़रमील को इस वक्त इससे तंग करने में मज़ा आ रहा था। बोलो। वो एक कदम और आगे बढ़ा के इंच भर का फासला था वो भी मिट चुका था। इसके सुंदर से मुखड़े को अपनी मजबूत हथेलियों की पहले में भर लिया। ज़ाले का दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। 2 दिन में इसकी बेबाकी के इतने मनाज़र देख चुकी थी कि अब इससे इस तरह की हर तरह की तवक्को की उम्मीद थी। क्या बोलूँ? तुम जानती हो कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। ज़ुबानी बात इसके गिर्द एक मजबूत दायरा खींच गया। ज़रमील सब जानता था कि इसकी दिल की बात फिर भी इसके होंठों से इकरार चाहता था। ओके, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूँ तो मैं भी चला जाता हूँ इस घर से। इसने अपने दोनों हथेलियों की प्याले से इसका चेहरा आज़ाद किया। ये मैंने कब कहा? बिला इरादा बेसाख्ता इसके होंठों से निकला। तो रुक जाने का भी तो नहीं कहा ना? आप क्यों सता रहे हैं मुझे? और जो तुम सता रही हो मुझे, उल्टा सवाल दागा गया था, मगर इन नाबी लहू पर वो शरारत से भरी मुस्कुराहट देख चुकी थी। साफ जाहिर था कि वो सिर्फ सता रहे हैं। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, मैं जा रही हूँ। जिम के मुड़ने लगी कि ज़रमील ने इसकी नाजुक मरमरी कलाई थामी और एक झटके से अपने से करीब तर कर लिया। वो इस अचानक रफ्तार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पूरी तरह इसके बाद मजबूत बाहों में कैद होकर रह गई।
अब तुम्हारे जाने के तमाम रास्ते मसदूद हो गए हैं। तुम्हारी हर एक बढ़ते कदम पर तुम्हें ही मैं खड़ा मिलूंगा। बोला, मुझसे छुटकारा पा सकोगी? इसकी शर्माए लजाए चेहरे पर अपनी उंगलियों के गहरे लम्स के निशान सब्ज करने लगा था। नहीं, शर्माते हुए इसने इसके चौड़े सीने में पनाह ले ली थी। इसका ये इजहार मोहब्बत जरमील की दीवानगी में मजीद इजाफा कर गया था। जरमील ने इसकी रोशन पेशानी पर अपने दहकते लब रखती है। जाले ने असुदा होकर आंखें मूंद लीं। सब हाल में एक साथ बैठे खुशगवार माहौल में बातें कर रहे थे। रात का खाना तो खा ही चुके थे। हीरा वानिया ने ख्वाहिश जाहिर की कि सब बाहर टहलने चलते हैं, जिस सिमरन ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। हालात देखें, अचानक कुछ भी हो सकता है, इसे चुप करके घर में ही बैठो। वैसे सिमरन भाभी, आइडिया बुरा भी नहीं है। आरफी ने अपनी राय दी। कहा, ना कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखा तो कुछ दिन पहले किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा था, और वैसे भी ठंड भी बहुत है। हाँ, हमारे लिए परेशानी ज़रूर हो सकती है, मगर बम ब्लास्ट करने वाले को फिर मैं सलाम पेश करता हूँ। इसने जरमील को महफूज कर नज़रों से देखा, जो इसका इशारा अच्छी तरह समझ गया था। आरफीन, मुझे लगता है तुम्हारे हाथ का जख्म दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही असर करके जो ओल फुल बोले जा रहे हो। सिमरन का इसकी फजूल बात बिल्कुल समझ नहीं आई, बल्कि वानिया और हिरा ने भी नासमझी के आलम में से देखा, और ये कुछ हाल मकसूम का था। इसकी निगाहों की स्क्रीन पर एक बार फिर रूस पर सा मंजर घूम गया था, और शायद किसी के दिल के जख्म भरे हों। आरफीन भाई, लगता है ठंड ने आपके दिल दिमाग पर बहुत ज़बरदस्त अटैक किया। हिरा को भी वो जानलेवा मंजर याद आ गया था, मगर आरफीन मुसलसल मुस्कुरा रहा था। और फिलहाल इस ठंड का इंतजाम मैंने कर दिया है। रेहान शेख कॉरिडोर के दरवाजे पर से अंदर हाल में दाखिल हुए थे। इनके हाथ में कोई बड़ा सा शॉपर था, जिसे उन्होंने बीच में रखी कांच के टेबल पर रख दिया था। नूरी को एक बाउल और ट्रे लाने को कहा था। वो फ़ौरन हुक्म मानते हुए एक सेकंड में हुक्म बजा लाए। सभी की नजरें इस शापर पर थी, तो जासूस भी कि रेहान शेख बाहर से क्या लेकर आए। इसलिए पूरा शापर इस कांच के बाउल में लड़ दी। इसमें बहुत सारे चिलगोजे थे। वाह रेहान अंकल, ज़बरदस्त, ये तो मेरे और जाले की फेवरेट हैं। हिरा खुशी से खड़ी हुई थी और मुट्ठी भर के चिलगोजे लिए जाले के पास दोबारा आकर बैठ गई। वेरी गुड, तो फिर आज मुझे इस बाउल में एक भी चिलगोजा नजर नहीं आना चाहिए। बेफिक्र है अंकल। रेहान अंकल, ऐसी चीज़ें खाने के मामले में ये दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। आरफीन छेड़ने से बाज नहीं है। वैसे जाले, आरफीन भाई ने शादी के बाद बहुत ज़्यादा ही पुरपुर्जे नहीं निकाल लिए। हिरा ने एक चिलगोजा छिल के मुँह में डाला था। हूँ, और इसका इंतजाम भी है मेरे पास। वो क्या? कोई देर बाद पता चल जाएगा इनको। इसने घूर के आरफीन को देखा। सिमरन उठी। इसने मुट्ठी भर भर के चिलगोजे सबको दिए, मगर मकसूम ने लेने से इनकार कर दिया था। अरे क्यों बेटा, आपको पसंद नहीं? अगर कुछ और खाएंगे तो बताइए, मैं वो अभी मंगवा देता हूँ। अरे नहीं रेहान अंकल, असल में बात यह है कि इसे छीलने में मुझे बहुत कोफ्त होती है। 1 मिनट तक इसको छीलो, मेहनत करो और बिल्कुल ज़रा सा निकलता है। मिसेस, मेहनत का फल भी मीठा भी होता है ना? आरफीन की ये बात सोफी से दुरुस्त है कि मेहनत का फल मीठा होता है। रेहान शेख ने इसकी बात की तायद की थी। मकसूम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से चेहरा झुका गई। वो जानती थी कि आरफीन इससे सख्त नाराज़ है, और अगर वो इसे छेड़ रहा है, इससे मुस्कुरा कर बात कर रहा है, तो ये सब वो इन लोगों की वजह से कर रहा था। आरफीन के ध्यान के सारे धागे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मकसूम की सोचों से जुड़े हुए थे। मेरा ख्याल है अब हमें सोने की तैयारी करनी चाहिए। रात भी बहुत हो गई है यार, अभी तो 2 ही बच्चे हैं। जरमील अपनी गलाई में बंदे कीमती हैंड वॉच पर नज़र डाली। मेरे भाई, हमारा ताल्लुक इंसानों जैसी मखलूक से होता है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम्हारे लिए वानिया ने ऊपर वाला बेडरूम साफ़ करवा दिया है। फिर चाहे तुम और जाले पूरी रात जाग के गुजार दो। जाती हुई सिमरन के कदम थम गए थे। वो 2 दिन जाले का जरमील के साथ रहना मजबूरी था, मगर अब वो कैसे इस बात की इजाज़त दे सकती थी? माना कि दोनों को कानूनी और शरई हक से मियाँ बीवी थे, मगर जो हालात इनके दरमियान पैदा हो गए थे, इनसे छुटकारा पाना इतना आसान भी नहीं था। जब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता, वो कैसे जाले को जरमील के साथ अकेला छोड़ सकती थी? और अगर खुदा न खास्ता अरशद को पता चल गया कि वो जरमील हमारे साथ था, तो एक क़यामत बर्पा कर देगा। आरफीन की बात पर जाले की सीटी घूम गई। इसके हाथों के तोते उड़ गए। इतनी सख्त सर्दी में भी इसकी बतेलियाँ भीग गई। अरे जाले, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। हमने तुम्हारे लिए फेस्टिवल से एक पेंटिंग खरीदी थी, आओ तुम्हें दिखाऊं। जी सिमरन भाभी। वो तो थी इशारे की मुंतज़िर। फ़ौरन खड़ी हुई सिमरन की जानिब बढ़ी। सिमरन भाभी, रात के 2 बजे पेंटिंग बीच में कहाँ से आ गई? आरफीन को सिमरन की मंतक निराली ही लगी, मगर वो भी अनसुनी करती हुई अंदर चली गई। जाले 2 दिन तक इसकी जुनूनी मोहब्बत और बेइंतहा प्यार के मनाज़र देख चुकी थी, मगर आज वो बहुत थकी हुई थी, सुकून की नींद सोना चाहती थी। मेरा ख्याल है रात वाकई बहुत गहरी हो गई, अब सोना चाहिए। तूने जाले को रोका क्यों नहीं? धीमे से शिकवा किया आरफीन ने, जिस पर जरमील से एक नज़र देकर खड़ा हो गया। गुड नाइट। फिर रोका नहीं और चलता हुआ ऊपर की जानिब कदम बढ़ा गया। आरफीन और हिरा ने नहायत अफसरदा होकर जाते हुए जरमील को देखा। हिरा मायूस होकर खड़ी हुई और अपने मुश्तरका बेडरूम में चली आई। कोई 5 मिनट बाद ही कमरे में आई तो जाले को बेखबर सोते पाया। रज़ा इसके पहलू में मीठी नींद के मज़े लौट रहा था, और बराबर में सिमरन सो रही थी। मंजाले से बात करना चाहती थी, मगर जब इस तरह से देखा तो इसने भी अपना बिस्तर संभाल लिया। वानिया को आरफीन और मकसूम के दरमियान अपना वजूद ऑकवर्ड सा लग रहा था। साइड में रखी अपनी बैसाखी उठाई, अपने बेडरूम में आ गया। आरफीन ने मकसूम को देखा, जिसने चेहरा झुकाया हुआ था, और खड़ा हुआ और मुट्ठी में भरे छले सारे चिलगोजे इसके झोले में डाल दिए। मकसूम ने सर उठा के देखा। आरफीन ने इसे नहायत गहरी नज़रों से देख रहा था। मकसूम से तदेर इन बोलती आंखों में देखा नहीं गया, तो उसने पलकों की बाढ़ रुखसार पर गिरा ली। वो भी लेटी ही थी कि इसकी मोबाइल की घंटी ज़ोर से बजने लगी। इसने मोबाइल उठाकर नंबर देखा तो जैसे इसकी रूह फना होने लगी हो। काफ़ी दिनों बाद इसकी कॉल आई थी। इसके इतने सुकून और चैन में इसकी ज़िंदगी गुजर रही थी कि मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। मिलाकर दिल दहलाने वाले जो मैसेज आया
वो अंदर तक काम की रहेगी। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? लबो लहजे में हल्का सा गुस्सा था जिसे वो इग्नोर करेगी। क्यों क्यों फ़ोन किया इतनी रात को? क्या मतलब है इस फजूल सी बात का? मोहतरमा वानिया अफरीदी, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन कर सकता हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे कज़न वगैरह आए हैं, मुझे नहीं मिलवाओगे अपने घर आए मेहमानों से? आखिर को तुम्हारा शौहर हूँ और वैसे भी बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, इसलिए मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ना नहीं, खबरदार जो आप यहाँ आए तो चैलेंज कर रही है मुझे, और अगर चैलेंज कर रही हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे चैलेंज बहुत पसंद है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलने आ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही हूँ। वेरी गुड, तो फिर कल ही तुमसे मिलने आऊँगा। ओके, देखिए प्लीज़, मेरे घर पे मेरे मेहमान आए, आप क्यों मेरा तमाशा बनाना चाहते हैं? आखिर ये सब करके आपको क्या मिलेगा? तुम्हें नहीं मालूम मुझे क्या मिलेगा? सुकून, चैन, दिल को राहत मिलेगी, मेरे अंदर ठंडक की छींटे पड़ेंगी। पूरा नहीं तो कुछ तो मेरा मकसद पूरा होगा। मुझे नहीं मालूम आपका मकसद क्या है, मगर मैं इस वक्त सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे कज़न वगैरह आए हुए हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यहाँ मत आए। धीमे लबो लहजे में रिक्वेस्ट करने लगी। ओके, आपने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा। अब इतना भी बता दीजिए मिसेस अफरीदी कि कब आपसे मिलने आऊँ? फिलहाल तो भी मत आइए। दिल शिद्दत से चाह रहा था कि बोल दे किसी खाई में जाकर मर दो, मगर मजबूर हो गई। ओके, फिर बात होगी। अभी इस वक्त मेरी कोई ज़रूरी कॉल आ रही है, मगर ये मत समझना कि तुम्हें या तुम्हारे बाप को भूल गया हूँ। अच्छा अंकल, अब हम सब आपसे इजाज़त चाहेंगे। जितने दिन यहाँ रहे बहुत मज़ा आया, ज़िंदगी के यादगार दिन रहेंगे ये हमारे। इसका मतलब है मैं आप लोगों के आने का फिर से इंतज़ार करूँ? जी रेहान अंकल, इंशाल्लाह हम दोबारा यहाँ ज़रूर आएंगे, मगर अगले साल। तो बस ठीक है, आप सबके जाते ही मेरा इंतज़ार शुरू हो जाएगा, जिस पर सब दिल खोल कर मुस्कुराए। वानिया ने सबको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दिए, मगर बल्कि वहाँ कराची में भी सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट्स भिजवाए। ओके वानिया, अल्लाह हाफिज़। ज़ाले, सिमरन, हिरा मखदूम सब इससे बारी बारी गले मिली थी। अरे रो क्यों रही हो? सिमरन ने तो इसे फिर से गले लगाकर प्यार किया। पगली हो बिल्कुल। ज़ाले की आंखें भीगने लगी, वो भी आगे बढ़ी और वानी ने गले से लगाए। इन थोड़े से दिनों में दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। आप सब हंसी खुशी जाओ, वानी बेटा हंसी खुशी रुखसत करें सबको। आप खुद तो रोने लगी और ज़ाले बेटी को भी रुला दिया। अंकल, आप जानते हैं इन खवातीन के पास चाहे किसी भी शय की कमी क्यों ना हो, मगर आंसू की कमी नहीं है। वो वाफिर मकदार में है इनके पास। जब देखो जहाँ देखो, ना मौका देखेंगी ना महल, बस रोना शुरू कर देती हैं। अगर तो ज़ाले पर हर्ट किस रहा है तो सोफ़ी तो दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खासकर ज़ाले को मिट्टी से नहीं आंसू से बनाया। जब देखो कोई भी को ना पकड़ लेगी रोने के लिए। आरफी ने ज़ाले को जानकर छेड़ा था। खुश रहो और हंसती रहा करो। और एक बात और, मुझे तुम्हारे फैसले से बहुत खुशी हुई कि तुम लंदन जाओगी अपना इलाज करवाने। जब से जब हो जाओ तो हमारे पास के शहर कराची को भी रौनक बख्शना। हमारी मेज़बानी में तुम कोई कमी नहीं पाओगी। जी आरफीन बेटा, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। मानी बेटा, मुझे आपके फैसले से बहुत खुशी हुई है, मैं बहुत पुरसकून हो गया हूँ। रेहान शेख ने शफकत से अपनी लाडली चहेती बेटी को देखा। जी बाबा, मैं खुद भी अपने फैसले से नहायत पुरसकून और मुतमईन हूँ। बस जल्द अज जल्द मैं इस शहर को, इस मुल्क को छोड़ देना चाहती हूँ, यहाँ से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। इसकी समात में अफरीदी की आवाज़ गूंजने लगी। जितनी जल्दी मुमकिन था वो इस असेब से पीछा छुड़ा लेना चाहती थी। बस मेरी जान, इंशाल्लाह हम 2-3 दिन में लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। मैंने तो ये भी सोचा है कि जो कोई थोड़ा बहुत बचा है वो सब वाइंड अप करके हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। बाबा, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, फिर जल्दी से मुझे लेकर चले, मैं यहाँ से उकता चुकी हूँ। धीरज वानी बेटा, वो सॉरी बाबा, मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो भी खुलकर मुस्कुरा दी। क्या हुआ बाबा, आप कुछ सोचने लगे? हाँ नहीं, कुछ नहीं, काफ़ी पियेंगे, अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो। उन्होंने अपनी सोच को झटक दिया। अक्सर बोला जाते थे, झुंझला से जाते थे, मगर अपनी झुंझलाहट पर काबू भी जल्दी पा लेते। ओके, मैं बनवाती हूँ नूरी। जी 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 वानी बीबी। पीछे खड़ी नूरी बुरी तरह घबरा के रह गई। इसी घबराहट में इसके हाथ से मोबाइल मार्बल के फर्श पर गिरा था और खिलकर इधर उधर बिखर गया। वानी के साथ रेहान शेख ने भी चंबे से देखा। क्या बात है, तुम इस कदर घबरा क्यों गई हो? रेहान शेख ने शक भरी नज़र से नूरी का घबराया सटपटाया चेहरा देखकर, निजी नहीं तो बड़े साहब जी, वो मुश्किल अपने डर खौफ को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तो फिर जाओ, 2 कप गर्म काफ़ी लेकर आओ। जी बेहतर। वो तेज़ से वहाँ से रफू चक्कर हो गई। वादा कोई सवाल ही ना कर लेते। अफरीदी सर, आज तो आप मुझे मरवा ही देते। वो मुँह ही मुँह में हल्के से बदबदा के रह गई, फिर जल्दी से चूल्हे पर पानी चढ़ाया। पता नहीं क्यों बाबा, मुझे नूरी पर शक सा होता है। वानी ने रेहान शेख से अपना डर बयान किया। हाँ ठीक कह रही हैं आप, आज तो मुझे भी कुछ ऐसा महसूस है, मगर खैर आज नूरी को फारिग कर देंगे और कल इंशाल्लाह अर्जेंट वीज़े पर लंदन के लिए रवाना होते हैं। आप यूँ करें कि नूरी से अपना कुछ ज़रूरी सामान की पैकिंग करवा लें, फिर आज शाम तक इसका हिसाब कर देंगे। जी बाबा। वो पुरसोच नज़रों से देखने लगी थी। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। जल्दी हाजिर होंगी नावल के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।